Good morning students. Welcome again in online class. Today we are going to continue same topic that is a infrastructure. तो बेटा उसमें से हम एक लास्ट पार्ट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कंटिन्यूस करने जा रहे हैं. लास्ट वीडियोस के अंदर हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया. हेल्थ के 3 लेवल्स 3 टायर्स डिस्कस किए. हेल्थ की डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस से कितनी हुई है ये हमने डिस्कस किया. हमने हेल्थ की स्टेट डिस्कस की ना. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी के अंदर वुमेन हेल्थ कैसी है. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो मेडिसिन्स है उसका क्या स्टेटस है. देन बेटा इसके बाद हम इसका क्रिटिकल अप्रेजल डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको ISM कहा जाता है. इंडिया बहुत फेमस है मेडिसिन्स को लेकर. तो जितनी हम आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं इंडिया में बहुत बनती हैं. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कंसिडर इंडिया इन ओरिजिन विच हैव कम टू इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड. कहते इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरह की मेडिसिन मिलती हैं बनती हैं जिसका यूज़ करने के लिए फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं. तो इसमें जो 6 सिस्टम है इनका यूज़ किया जाता है और इन सारे सिस्टम से हम डिफरेंट डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं. और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जैसे आयुर्वेदा है, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोपैथी, होम्योपैथी. इन सबको एक शॉर्टकट नेम दिया गया है. अगर इन सब के फर्स्ट कैपिटल लेटर्स को आप कंबाइन कर दो तो ये आयुष योजना बन जाती है. आयुष योजना इंडिया में अप्रैल 1 2015 में स्टार्ट की गई थी. ओके, और इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है. और इस समय इंडिया में ISM के 362 हॉस्पिटल ओपन किए जा चुके हैं. नंबर ऑफ़ डिस्पेंसरीज इंक्रीज़ हो चुके हैं, नंबर ऑफ़ बेड्स इंक्रीज़ हो चुके हैं. और डे बाय डे इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज बनाए गए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए गए, जहाँ पर बच्चों को इस मेडिसिन्स का यूज़ करना सिखाया जाता है और इसका यूज़ करके हम किस तरह से डिफरेंट तरह की डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं. ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है. इसके बहुत सारे रीज़न है. कहते इसमें जो एजुकेशन प्रमोशन को देखा जाए तो अगर स्टैंडर्डाइज तरीके से इस सिस्टम को अप्लाई किया जाए तो ये इजीली कुछ डिजीज़ को ठीक कर सकता है. लेकिन इंडिया में चाहे इसका ह्यूज पोटेंशियल है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन फिर भी इसका जो बेनिफिट इतना हमें नहीं मिल रहा बिकॉज इसकी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है. तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन सिस्टम्स को अप्लाई करना नहीं आ रहा. उसके साथ साथ ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगता है जो लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है और इनएक्सपेंसिव है और लोग इस सिस्टम को फॉलो भी करते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेनिफिट्स क्या और ये क्यों हमारे देश के अंदर इतना अच्छा है और क्या 1-2 रीज़न है जिसका ये इतना डेवलप नहीं हो पा रहा. इस सिस्टम के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया इसको आयुष कहा जाता है. तो यहाँ पर जो एक सिंबल बना हुआ, जब पहली बार ये सिस्टम बना था 1 अप्रैल 2015 में, तो इसके अंदर ये सिंबल ये हमने लोगो यूज़ किया हमारी गवर्नमेंट ने इसको शो करने के लिए. इसके ऊपर लिखा है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की. ये इन सब तरह की स्कीम्स को लेकर, इन सब सिस्टम्स को लेकर डिजीज़ को ठीक करता है. योगा से भी काफ़ी बेटा लोग ठीक हो रहे हैं, आयुर्वेदा से, होम्योपैथिक मेडिसिन से. हाँ, ये जो तरीके जो होते हैं हाँ थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनका इफ़ेक्ट धीरे धीरे होता है, पर ये सारी सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है. इन सारे सिस्टम के अंदर सबसे इफ़ेक्टिव सिस्टम जो इस समय चल रहा है, जो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और हमारी डिप्रेशन, स्ट्रेस या जो नॉर्मल डिजीज़ हैं सर्वाइकल वगैरह इनको रिमूव करने के लिए, दैट इज़ ए योगा सिस्टम. और होम्योपैथिक में लोग काफ़ी विश्वास करते हैं. होम्योपैथिक जो सिस्टम है इसके अंदर क्या है कि जो मेडिसिन में कॉन्टीन्यूस 2-3-4 मंथ खानी पड़ती है और एंड में इसका रिजल्ट नहीं करता कि जो डिज़ीज़ हमें लगी होती है वो रूट से ख़त्म हो जाती है. तो ये सिस्टम काफ़ी फेमस इंडिया में चल रहा है. तो इस सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट क्वेश्चन लर्न करना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में. नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल अप्रेजल.
हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हेल्थ की प्रमोशन को शो कर रहे हैं। जैसे अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और आपको बैलेंस डाइट फूड मिल रहा है। ये सब चीज़ें बताते हैं कि हमारे देश के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा है। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएँ, एक क्रिटिकल अप्रेजल, हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। As pointed out earlier, health status of a country can be assessed through the indicator such as infant mortality rate, maternal mortality rate, life expectancy, neutral values along the incidence of communicable and non-communicable। हमने पहले भी पढ़ा कि हम किसी इकॉनमी के अंदर चेक कर सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कैसी हैं, इन्फेंट मॉनिटरी रेट कैसी है। इन सब चीज़ों को देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इकॉनमी का हेल्थ स्टेटस कैसा है। बट इंडिया के कुछ इंडिकेटर्स बताते हैं कि हमारे हेल्थ स्टेटस को या हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो हम क्रिटिकल अप्रेजल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया में अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो हम अपने जीडीपी का 4.7 नियर अबाउट 5% जीडीपी, अपनी जीडीपी में से सिर्फ 5% जीडीपी या 4.65 जीडीपी यूज़ करते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के, हेल्थ के लिए। तो ये एक तरह से बहुत कम लेवल है, कम अमाउंट है जो हम हेल्थ के ऊपर खर्च करें एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़। 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र कर रही है। तो एक नए न्यू टर्म हम देखते हैं यहाँ पर, दैट इज़ जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। जीडीपी है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का मीनिंग क्या आता है, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। ये पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीबीडी इज़ एन इंडिकेटर यूज बाय द एक्सपर्ट टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज़। इसमें दो चीज़ों को दिखाता है। कहते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो, डिजीज़ होती है। सपोज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ओके। कहा जाता है कि अगर उसका इलाज हो जाता, अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती, तो शायद वो पर्सन नेक्स्ट 10 ईयर जी सकता था। लेकिन उसको उसका इलाज ना होने की वजह से उसको प्री मैच्योर उसकी डेथ हो जाती है। एज वेल एज इसके साथ साथ इसके अंदर हम उस रेशो को भी चेक करते हैं कि कितने लोग हैं जो किसी डिज़ीज़ से सफ़र थे और कितने साल उस बीमारी से लड़ते रहे, 10 ईयर, 5 ईयर्स, और उसके बाद उनकी डेथ होती है। दो तरह की रेशो को ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अंदर हम डिस्कस करते हैं। एक वो लोग जिनकी प्री मैच्योर डाइंग प्री मैच्योर ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज़, जिनकी डेथ हो जाती है किसी डिज़ीज़ की वजह से क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता। और एक वो रेशो जिसके अंदर वो लोग आते हैं जिनकी डेथ होती है लेकिन वो कई सालों तक अपनी उस बीमारी के साथ लड़ते रहते हैं। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ GBD काउंटेड बाय द कम्युनिकेबल डिजीज़ सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया में जो डिजीज़ स्प्रेड होती हैं जिससे लोग अक्सर सफ़र करते हैं, कहते हैं जीडीपी के अंदर हाफ पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन, मोर देन हाफ लोग आते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के सफ़र होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है। इनसे एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़। पानी को लेकर काफ़ी डिजीज़ होती हैं। वाटर के अंदर अगर ड्रिंकिंग वाटर में अच्छा नहीं मिलता तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, बहुत जो हम डेली टाइफाइड देखते हैं, ये ऐसी डिजीज़ हमें नज़र आती हैं। तो इंडिया में कहा जाता है नियर अबाउट 5 लाख बच्चे मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू वाटर प्रॉब्लम। अब डे बाय डे जो एड्स का प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो इंडियन इकॉनमी में नज़र आती हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ता है। इसके साथ साथ प्रॉपर खाना ना मिलना, प्रॉपर मेडिसिन ना मिलना, ये भी एक कारण है। इंडिया में 2.2 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो माल न्यूट्रिशन के कारण या उनको प्रॉपर टाइम के ऊपर इंजेक्शन जो उनकी बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं वो इंजेक्शन को टाइम पर नहीं मिल रहे, उनको वैक्सीनेशंस नहीं मिल रही। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर आता है। एट प्रेजेंट लेस दैन 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ओनली वन स्टडी वॉज पॉइंटेड आउट 38% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ डॉक्टर्स 30%। कहते हमारे इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से
अगर हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन उसमें से 20% जो लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। इंडिया में जो फर्स्ट टायर होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर का होता है, दैट इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। उसमें सिर्फ 30% प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें सफिशेंट मेडिसिन और नंबर ऑफ डॉक्टर अवेलेबल है। अब बेटा अगर ये प्राइमरी लेवल के ऊपर हमारे पास डॉक्टर्स, डिस्पेंसरी और मेडिसिन नहीं है तो हम हेल्थ की डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे रीज़न है जिस कारण हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक चैलेंज की फॉर्म में आ गया। जैसे पुअर मैनेजमेंट है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो रिच पीपल है उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फेस सफ़र करते हैं। पुअर अनकीपिंग एंड मेंटेनेंस इकॉनमी के अंदर पाई जाती है। जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर वो जो हाइजीनिक इन्वायरमेंट है जो पेशेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसी तरह से हमारी सराउंडिंग इफ़ेक्ट करती है। इंडिया के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। चाहे हमारे देश के अंदर 2019 के अंदर इस अभियान के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेस दिया। हमने कोशिश की है कि जो एरियाज़ जहाँ पर इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, जहाँ पर जिन एरिया में जो एरिया स्लम एरियाज़ के अंदर आते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और स्लम एरिया डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जो लोग डिज़ास्टर से विक्टिम होते हैं, हमने कोशिश तो की इनको रिमूव करेंगे लेकिन स्टिल हमारी इकॉनमी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। आज भी हमारे इकॉनमी के ऊपर डिफरेंट वायरस का इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो आज जिस टाइम पीरियड से हम निकल रहे हैं तो वो भी एक वायरस का इफेक्ट ही है। तो अगर ये तो पूरे वर्ल्ड में सफरिंग हो रही है, अगर इन वायरस के होने पर ही हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी होती तो शायद पूरे वर्ल्ड को इन चीज़ों से सफ़र ना करना पड़ता। तो इंडिया में तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे एड्स को लेकर आती हैं, या बेटा सार्स हमारे जो प्रॉब्लम आई थी, या हमारे पास स्वाइन फ्लू आया था। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के सोल्यूशन हमारे पास कम है। चाहे मेडिसिन हैं तो ये मेडिसिन कुछ इतनी एक्सपेंसिव है कि आम पर्सन इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो ये हमारी हेल्थ के बारे में जो हम जिन चैलेंजेस को इस समय हम फेस कर रहे हैं, सो हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है इन प्रॉब्लम को वेरी सून ख़त्म किया जाए ताकि लोग अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकें, और हेल्दी पर्सन ही इकॉनमी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जितनी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी उतना ही जीडीपी इंक्रीज होगा, उतना देश डेवलप होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अर्बन, रूरल और पुअर एंड रिच डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहती है बेटा, हमारी पॉपुलेशन का 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। और कहा जाता है कि रूरल एरिया में जितने लोग रहते हैं उनके पास उतने हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है। ओनली 1/5 ऑफ हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। पॉपुलेशन का 70% लोग रूरल में है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं अगर 1/5 निकाले दैट इज़ ओनली 20%। तो 20% मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको रूरल में नजर आती हैं। रूरल इंडिया की हाफ ऑफ में जो डिस्पेंसरीज हैं बहुत कम है। नंबर ऑफ बेड 6.3 लाख है, और हमारे देश के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स की जो रेशियो है दैट इज़ वेरी मच लेस। जो लोग बेटा रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके पास सफिशेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम एज़ फार एज हॉस्पिटल्स की बात करें, देयर आर ओनली 0.6 हॉस्पिटल्स फॉर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पीपल इंडिया। 0.6 का मतलब क्या है कि 1 से भी लेस, 1 लाख जो लोग हैं 1 लाख पीपल्स के पीछे एक हॉस्पिटल भी नहीं है रूरल एरिया में। वेयर एज इन अर्बन एरिया इट्स रेशियो इज़ 3.6, और अर्बन एरिया में 1 लाख के पीछे मोर देन 3 नियर अबाउट 4 हॉस्पिटल हमें नज़र आते हैं। इसका मतलब अगर हम रूरल अर्बन डिवाइड की बात करें तो रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर है, डिस्पेंसरी भी ना के बराबर है, हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों की जो रेशियो है वो ज़्यादा है, और नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल वगैरह कम है। इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर या रूरल एरिया में वहाँ पर जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी हमारी अवेलेबल नहीं। जैसे ब्लड टेस्ट नहीं वहाँ पर होता, सिटी स्कैन नहीं होते बेटा, एक्सरे वहाँ पर नहीं होते। तो इनको हर काम के लिए अर्बन एरिया की तरफ आता है। लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो इन फैसिलिटीज़ में काफ़ी लैगिंग, काफ़ी पीछे है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड स्टेट। तो परसेंटेज ऑफ पीपल बहुत इफ़ेक्ट करती है उनको कितनी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। एक तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा बेटा असेसिबल भी नहीं है, इनकी पहुँच के अंदर भी नहीं है। विलेजर के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और ना ही हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर ये डिफरेंट तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे लेडीज़ के लिए गायनाकोलॉजिस्ट होने चाहिए,
एंथीसियास होने चाहिए, या ऐसे डॉक्टर जो प्री मैच्योर बेबीज़ की केयर करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स की कोई फैसिलिटीज़ हमारे रूरल एरिया में नहीं है। इवन दो 380 अंडर रिकॉग्नाइज कॉलेज प्रोड्यूस 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट एवरी ईयर। कहते हैं अगर आप डाटा चेक करो ना, इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। हर साल करीबन 44,000 मेडिकल हॉस्पिटल से पढ़ लिख कर बच्चे डॉक्टर बनकर आते हैं। तो ये फिर भी हमारे रूरल एरिया में इतनी कमी क्यों? वाइल 1/5 ऑफ डॉक्टर ग्रेजुएट लीव द कंट्री। और इसी कारण है हमारे देश के अंदर इन बच्चों को जिन्होंने MBBS किया है, जिन्होंने ये डिग्री ली है, जो बहुत अच्छे डॉक्टर बने हैं और अपने देश में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी मॉनेटरी प्रोस्पेक्ट ना मिलने की वजह से अपने देश को छोड़ कर जाना पड़ता है। तो हमारे देश में जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, उनमें से 1/5 लोग हर साल इंडिया छोड़कर अब्रॉड की तरफ सेटल हो जाते हैं। पूरेस्ट 20% इंडिया इन बोथ। अब ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट इज़ अबाउट द रूरल अर्बन एरिया। अब हमारे पास आता है इनमें पॉवर्टी और रिच पीपल में गैप किस तरह से इंक्रीज होता है। जो पुअर पीपल है बेटा, वो अपनी इनकम का 12% 12% पैसा खर्च करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, और वाइल रिच पीपल स्पेंड करते हैं ओनली 2%। अब ये इनमें इतना गैप क्यों है? जो पुअर पर्सन है बेटा, उनकी इनकम बहुत कम होती है, वो अपनी बहुत कम इनकम का 12% खर्च करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को अरेंज करने के लिए। नॉट फैसिलिटीज़, उनको डिजीज़ हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, उनसे निकलने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए पैसा खर्च करें। लेकिन रिच पीपल का पैसा इतना होता है, तो वो सिर्फ अपने बिगर अमाउंट में से, ह्यूज अमाउंट में से वो ओनली 2% एक्सपेंडिचर करते हैं। वो बीमार होने से पहले ही प्री जो मेडिसिन्स मिलती हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, उनको यूज़ करते हैं, इससे वो कम बीमार होते हैं। मैनी हैव टू सेल देयर लैंड। इवन कहते हैं जो रिच पीपल है उनकी कंडीशन ये होती है कि जब उनको कोई डिजीज़ हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए बेटा, उसके ट्रीटमेंट के लिए कई बार उनको अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना जो कुछ है उनको प्लेज करना पड़ता है ताकि वो अच्छा ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफिशेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। पुअर पर्सन जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, तो पब्लिक हॉस्पिटल में इतना लुक आफ्टर नहीं हो पा रहा इस समय, तो जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि पुअर पर्सन को मरना पड़ता है, दे ऑप्ट टू डाई, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने लोन लेकर या कर्जे लेकर अपनी बीमारी को ख़त्म कर सके। तो दे फोर्स टू डाई, ये ऐसी कंडीशन भी इंडिया में आती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ अ वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, ये सफिशेंट पॉइंट है जो हमारे इंडिया की वुमेन्स हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी वुमेन हेल्थ में जितनी पॉपुलेशन, उसमें से हाफ पॉपुलेशन नियर अबाउट वुमेन की होती है। तो लेकिन चाहे हमारी पॉपुलेशन के अंदर फीमेल्स की रेशो भी इंक्रीज़ है, लेकिन आज भी हमारे एरिया के अंदर इतनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है कि वुमेंस की डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। डे बाय डे जो सेक्स रेशो है उसमें डिट्यूरेशन आ रहा है। 2001 में 1000 लड़कों के पीछे 1000 बॉयज़ के पीछे 927 गर्ल्स का बर्थ हुआ था। उसके बाद जो इनकी रेशो कम होनी शुरू होगी, 2011 में इनकी रेशो कम होकर 914 होगी। अब बच्चे ऐसा, इसका रीज़न क्या है कि लोग जो फीमेल के बर्थ को नहीं मानते, वो कहते फीमेल का बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इंसिडेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है कि जो फीमेल बच्चा है, मदर की बर्थ देने से पहले, तो उसकी 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 उसी समय डेथ कर दी, उसको मार दिया जाता है बर्थ से पहले, कि उनको लगता है कि हमारे घर में लड़की नहीं होनी चाहिए। नियर अबाउट हमारे कंट्री के अंदर जितनी जो लेडीज़ हैं जिनकी उम्र 15 से 50 के बीच, 15 से 49 वेरी, उनको मेन प्रॉब्लम क्या है? दैट इज़ अनीमिया, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। उनके फूड के अंदर आयरन की कमी है। उनकी जो रेड ब्लड सेल बनते हैं, उनके अंदर आयरन की कमी की वजह से वो अनीमिया से सफ़र होती हैं। तो अनीमिया की वजह से उनको बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनकी ह्यूमन बॉडी सिकनेस में आती है, डिक्लाइन हो जाती है, और उनकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा खाना ना मिलने की वजह से उनको अनीमिया से सफ़र होना पड़ता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, दैट इज़ अबॉर्शंस आर आल्सो मेजर कॉज ऑफ
मोटरेबिलिटी एंड आल्सो कहते इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम फीमेल को नहीं चाहते, तो जब वैसे तो इलीगल है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना कि आप जो बच्चा है जिसका बर्थ होने वाला वो मेल है कि फीमेल बेबी है, अगर वो बाई चांस किसी तरीके से इलीगल वे से चेक करवा लेते कि हमारे पास जो बेबी होने वाला है वो फीमेल है और ऑलरेडी हमारे पास बहुत 2-3 बेबीज जो फीमेल लड़कियां हमारे घर में है, तो वो कहते हैं इसको अबॉर्ट करवाते हैं। तो अबॉर्शन की वजह से ड्यूरिंग अबॉर्शन उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, तो उस समय जो अबॉर्शन के टाइम बहुत सारी लेडीज़ की डेथ भी हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है वुमेन हेल्थ को लेकर कि वुमेन हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है हमारी कंट्री के अंदर ना। बट अब वुमेन हेल्थ के ऊपर हमें स्ट्रेस देना चाहिए। अगर हमारे देश की जो फीमेल है जो नेशन बिल्डर की फॉर्म में आते हैं, अच्छी जो लेडी है अच्छे घर को बनाती है, अच्छे बच्चों को परवरिश देती है, अगर इनकी सेहत अच्छी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा हेल्थ केयर अच्छा है। तो हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वुमेन हेल्थ के बारे में सोचा जाए। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मेल है कि फीमेल है, इसको प्रॉपर इलीगल किया जाए। अगर कोई डॉक्टर इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इकोनॉमी के अंदर जो लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि फ़ीमेल की भी लाइफ बहुत ज़रूरी है, उनको इस सिचुएशन में ना डाला जाए। सो इट इज़ अबाउट द वुमेन हेल्थ। Now बता इट इज़ एंडिंग ऑफ द लेसन कंक्लूजन। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों के कारण इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रूरल एरिया में नहीं है अर्बन एरिया में है, तो वो एक प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए रूरल एरिया के अंदर अच्छे रोड्स, अच्छी टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल को प्रोवाइड करें, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया जाए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, जिससे हमारी इकॉनमी का इन्वायरमेंट और हर तरह से हम अपने आप को साउंड कर सकें। अगर ये सारी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, कंसेशंस, इंसेंटिव गवर्नमेंट उठाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकॉनमी के लिए इक्वली असेस होता है, तो ये इकॉनमी के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। बिकॉज अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकॉनमी को डेवलप करता है। दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो होप आप इन वीडियोस को ध्यान से देखो तो आपको सारे NCERT बेस्ड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।